बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और वो टॉपिक जो आपका है वो है गैल्वानिक सेल के बारे में। तो गैल्वानिक सेल क्या है और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि गैल्वानिक सेल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो उससे थोड़ा सा पहले मैं आपको कुछ अहम पॉइंट्स की तरफ लेकर जाऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी हैं और जिनके बगैर आप गैल्वानिक सेल की आप जो है स्ट्रक्चर को आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें हमेशा जब भी हम बात करते हैं गैल्वानिक सेल की तो हमें ये याद रखना चाहिए कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इस पर पहले ही हमने एक अहम लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है जो आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जो कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है और जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिकल का जो एनर्जी है वो केमिकल में चेंज होती है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो इसीलिए हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को जब डिफाइन करेंगे तो आप पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ डिवाइस विच चेंजेस, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ये एक डिवाइस है विच चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर सकता है। तो अब इसका मतलब हो गया दो प्रोसेस हैं, एक केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करना, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज करना है। तो फिर हमें क्या ये दोनों प्रोसेस एक ही सेल के अंदर मिलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को क्या ये एक ही सेल करेगा? हरगिज़ नहीं। जैसा कि प्रोसेस दो हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो हमें इनके लिए सेल भी दो बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए कहा जाता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दो टाइप्स हैं बच्चों। पहला जो है वो सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। आमतौर पर आप इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस जहाँ बुक्स में आप पढ़ते हैं तो वहाँ अक्सर ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बने हुए होते हैं ये आम सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाते हैं। और दूसरा होता है गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल जो है ये अलग है। तो ये गैल्वानी आपने नाम सुना होगा, उनके नाम से है जो कि जर्मनी का साइंसदान था। और उसके बाद जो है इसमें वोल्टिक सेल भी आता है, वोल्टा आपने नाम सुना होगा उस साइंसदान के नाम। ये गैल्वानी के नाम से गैल्वानिक सेल और वोल्टा वोल्टिक सेल आपने सुना होगा, वोल्टा के नाम से आता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दो हो गए, सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक और दूसरा गैल्वानिक सेल। इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं तो हम उनको डिस्कस करें। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल। तो बच्चों इसमें हमारा पहला जो डिफरेंस हमें नजर आता है कि जो सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये सिर्फ क्या कर सकता है, इट कैन चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब इसका काम ये है कि ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकता है। याद है ना आपको, आपने जितने भी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस, डाउन्स प्रोसेस और उसके बाद कास्नर-केल्नर प्रोसेस, नेल्सन प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। इसमें हम क्या करते हैं, जब तक इलेक्ट्रिकल करंट नहीं देते हैं तब तक ये सेल काम नहीं करता और ये महज इलेक्ट्रिसिटी लेता है, कंज्यूम करता है और फिर आयंस को न्यूट्रलाइज करके प्रोडक्ट्स देता है जो कि केमिकल रिएक्शन। यहाँ मतलब इस सेल में रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सप्लाई होने से, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेगा केमिकल में। अब आते हैं गैल्वानिक सेल की तरफ। गैल्वानिक सेल क्या है? ये चेंज कर सकता है केमिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें चेंज कर सकता है केमिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे हम बैटरी हमारे पास होती है, ड्राई सेल्स होते हैं, तो इनमें रिएक्शंस होते हैं और फिर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। अब आते हैं दूसरे डिफरेंस की तरफ। इस सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है ड्राइव थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट पहुंचने के बाद, यानी सेल में इलेक्ट्रिकल करंट पहुंचा फिर केमिकल रिएक्शन होगा। अगर इलेक्ट्रिकल करंट आपने सप्लाई बंद कर दी तो रिएक्शन आम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बंद हो जाएगा। अब यही चीज हम जब गैल्वानिक सेल में देखते हैं तो थोड़ा सा उलट है।
यहाँ हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करनी, उसको सप्लाई नहीं करनी। ये सेल खुद क्या करेगा, इसमें केमिकल्स होंगे, एसिड, बेस, सॉल्यूशन, सॉल्ट्स जो भी होंगे। इन दिस सेल केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल करंट। यहाँ इस सेल में क्या होगा, रिएक्शन होगा, मुख्तलिफ केमिकल्स होंगे आपस में और इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करेगा। यानी ये प्रोड्यूस करेगा, इसको देने की जरूरत नहीं। जबकि सिंपल को इलेक्ट्रिकल करंट दोगे तब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल खुद ब खुद रिएक्शन के जरिए होगा। तो यहां करंट दरकार होगा और यहां पर क्या होगा, करंट दरकार नहीं होगा, ये करंट खुद बनाएगा हमारे लिए। उसके बाद हम थर्ड डिफरेंस में आते हैं। तो हेयर नॉन स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेसेस, यानी यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो अमल है नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस आपको पता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जो खुद ब खुद चलेगा, खुद चलता रहे, अपने लिए एनर्जी बनाता रहे। और नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सा है, आउटसाइड सोर्स हो। यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं, फिर ये सेल जो है कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब है प्रोसेस कौन सा है, आउटसाइड सोर्स से एनर्जी ले रहा है, फिर उसके बाद चल रहा है। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। अगर आपने यहां पर इलेक्ट्रिकल करंट को बंद कर दिया तो रिएक्शन खत्म हो जाएगा, करंट देंगे चलेगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। जबकि यहां पर क्या है, हेयर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। यहां पर ऐसा हरगिज नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर रिएक्शन अपने लिए, अपने आप को चलाने के लिए एनर्जी खुद बना रहा है और ये चलता रहेगा जब तक कि केमिकल रिएक्शन, जब तक केमिकल्स हैं। तो इसको बाहर से रिएक्शन चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है। अब आते हैं डिफरेंस नंबर 4 की तरफ। ये कह रहा है इन दिस सेल इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस। इस सेल के अंदर क्या होता है कि सिंपली इलेक्ट्रिकल करंट आया तब इलेक्ट्रोलाइसिस चलता है। मतलब ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल कर सकता है, करंट इलेक्ट्रोड्स में पहुंचेगा और फिर वहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी। जबकि इसमें इस तरह नहीं है। यहां पर इन दिस सेल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन टेक्स प्लेस। यहां पर इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो खुद ब खुद पैदा होता रहेगा। वहां दरकार होगा इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, यहां ये करंट पैदा करता रहेगा। कंडक्शन यानी करंट का फ्लो चलता रहेगा, यहां पर केमिकल प्रोसेस चलता रहेगा। एग्जाम्पल्स इसकी कौन सी हैं, सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की। इसमें बच्चों डाउन सेल इंटरमीडिएट का चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट्स में सोडियम मेटल की प्रिपरेशन, वहां पढ़ेंगे डाउन सेल प्रोसेस मिलेगा। फिर कास्नर केल्नर प्रोसेस चैप्टर नंबर 3 आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन पढ़ी होगी, उसमें इसका जिक्र आता है। चैप्टर नंबर 4 में क्लोरीन गैस की प्रोडक्शन, उसमें इसका जिक्र आता है। नेल्सन सेल में इसलिए थोड़ा सा बाद में कर रहा हूं कि चैप्टर नंबर 4 में क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन होती है, तो वहां इसकी जरूरत होती है। ये क्लोरीन प्रोड्यूस करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इससे बनाया जा सकता है, हाइड्रोजन गैस भी बनाई जा सकती है। तो ये सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की एग्जाम्पल हैं जो करंट प्रोवाइड करने के बाद ये केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। जबकि डैनियल्स यानी कि हम जब गैल्वानिक की बात करते हैं तो डैनियल सेल, आम ये बैटरियां जो होती हैं इनको कहा जाता है फ्यूल सेल। रॉकेट्स वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो गैस आम तौर पर जनरली इनको ये दरकार होती है और ऑक्सीजन का आमतौर पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अमल हाइड्रोजन के साथ होता है, जहाँ वाटर बनता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद बच्चों ड्राई सेल, आम बैटरी के जो सेल होते हैं आपके रिमोट कंट्रोल टेलीविजन स्कैन के जो होते हैं उनके अंदर होता है। ऑर्डिनरी बैटरी होती है या ऑर्डिनरी ड्राई सेल होता है या फिर लिक्विड बैटरी है। तो ये बच्चों ये सारे हमारे यूपीएस वगैरह की बैटरीज वगैरह ये समझ लें ये कौन से हैं, गैल्वानिक सेल्स के। तो ये कुछ अहम डिफरेंसेस हैं जो कि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि गैल्वानिक सेल में और उसके बाद ऑर्डिनरी सेल में क्या फर्क है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अब बच्चों यहां तक एक और चीज भी आपको जानना बहुत जरूरी है, और वो कौन सी चीज है, वो जो मैं आपको बता रहा हूं इसको जरा गौर से सुनिएगा। हमेशा सेल के अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है चाहे वो गैल्वानिक सेल है, इनमें बच्चों दो रिएक्शन होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन का रिएक्शन और दूसरा रिडक्शन का। अहम पॉइंट है, हमें अक्सर कहा जाता है
कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और उसके बाद गैल्वानिक सेल में जो है वो एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये कैसे? इसको समझना बहुत आसान है और जरूरी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से समझें। हमेशा जब भी कोई सेल बनाया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रोड्स तो दो होती हैं, एक एनोड होती है और दूसरा कैथोड होती है। अब ये डिसाइड करना कि एनोड हम किसको बनाएंगे और कैथोड हम किसको बनाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव को आप हाल फिलहाल थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप यहां एनोड का मतलब ये समझें, वो इलेक्ट्रोड जहां ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो समझ लो वहां जहां ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोड समझ लो क्या है, एनोड है। खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसमें मौजूद एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, या उसके अंदर मौजूद प्योर एटम्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, या सॉल्यूशंस में से कोई और उसमें से गेन कर रहा है, उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये एनोड होगा। तो बच्चों जब हम डेनियल सेल में जाएंगे तो हम एक सिंपल डेनियल सेल की एग्जांपल जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो है जिंक और कॉपर का। तो हम जिंक और कॉपर सेल के रिएक्शंस को देखेंगे। डेनियल सेल में आपको पता है जिंक जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और ये इलेक्ट्रोड बनी होती है जिंक की। इसको जिंक सल्फेट के 1 मोलर सॉल्यूशन में रखते हैं। ये मैं आगे आपको फिगर में क्लियर करूंगा। बहरहाल हम यहाँ ये कहेंगे कि जिंक एनोड का काम करती है डेनियल सेल में। अब जिंक जो है इसको जैसे हमने अपने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा 1 मोलर पे और रूम टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 atm उसका प्रेशर था, तो जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। वो जो एनोड बनी हुई थी ना उसमें से प्योर जिंक की बनी होती है, उसमें से जिंक के एटम क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते जाएंगे और वो कैटाइंस में चेंज होते जाएंगे। ये जिंक की जो रॉड होगी वो अपने सॉल्यूशन के अंदर क्या होगी, ये गलना सड़ना शुरू हो जाएगी, कोरोजन इसके साथ शुरू हो जाएगा और एक वक्त आएगा ये खत्म हो जाएगी। तो ये क्यों खत्म हो रही है, क्योंकि जिंक जो है वो आयोनाइज हो रहा है इसकी प्लेट के अंदर। जितने जिंक के एटम इलेक्ट्रॉन इनसे क्या हो रहे हैं, रिमूव होते जा रहे हैं और कैटाइन में चेंज हो रहा है और सॉल्यूशन में पहुंचते जाएंगे, यहां तक कि पूरी जिंक की प्लेट खत्म हो जाती है तब तक। तो हर जिंक का एटम यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। फिर कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर कैथोड का कहा। अब देखो एनोड क्यों कहा आपने, क्योंकि यहाँ ये जिस मटेरियल से बनी हुई थी वो जो भी मटेरियल इसके अंदर था वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हमने इसको क्या कह दिया, एनोड। तो ये क्या हो गई, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके नेगेटिव रिडक्शन है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह, क्योंकि ऑक्सीडेशन को आप नेगेटिव रिडक्शन कहते हैं। अब आते हैं कॉपर इज रिड्यूस्ड एट कैथोड। आपको पता है इसका सेल का जो दूसरी प्लेट है वो कौन सी है, कॉपर की प्लेट है। ये इलेक्ट्रोड बनी होती है, इसको हम कैथोड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमल पॉजिटिव रिडक्शन का हो रहा है। जहां नेगेटिव रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन हो, तो समझ लो एनोड है। जहां पॉजिटिव रिडक्शन हो, जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचते जाएं, जिसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इलेक्ट्रोड को, तो वो समझ लो वो क्या है, वो कैथोड है। तो बच्चों कॉपर जो था, ये कॉपर जो यहाँ लिखा हुआ है ये एक्चुअली इलेक्ट्रोड का कॉपर नहीं है। ये कॉपर इलेक्ट्रोड रखी जाती है किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखी जाएगी तो उसके अंदर कॉपर के आयंस होंगे। ये कॉपर के आयन इस कॉपर की बनी हुई प्लेट के पास आएंगे और उससे वो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे जो जिंक ने लूज किए थे। अब ये कॉपर की इलेक्ट्रोड पर पहुंच चुके हैं। कॉपर के आयंस जो सॉल्यूशन के अंदर है, याद रखें सॉल्यूशन के अंदर है, ये क्या करेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन उस कॉपर कैथोड से ले लेंगे और कॉपर जो आयंस की शक्ल में था सॉल्यूशन के अंदर, अब वो रिड्यूस हो गया, प्योर कॉपर मेटल में चेंज होगा और ये इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रोड बढ़ती जाए, कॉपर की इलेक्ट्रोड बढ़ती जाएगी, जबकि जिंक की इलेक्ट्रोड क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन आयंस कॉपर सल्फेट का ही है, तो उसके अंदर कॉपर के आयंस हैं, अब वो रिड्यूस होकर मेटल में चेंज और मेटल यही क्या होगा, लेयर बनाता जाएगा इस कॉपर कैथोड के ऊपर। तो हम इस रिएक्शन को, पूरे सेल रिएक्शन को यूं भी लिख सकते हैं। इसमें बच्चों जब भी आप देखेंगे, जैसा कि इसमें आप बुक्स में पढ़ोगे Zn, यहाँ ये इसका क्या है, फेज है, सॉलिड स्टेट में है, फेज के सॉलिड फेज कह सकते हो, स्टेट कह सकते हो, ये होगा। फिर हमने स्लैश दे दिया, फिर हमने क्या किया, Zn+2 लिख दिया या 2+ लिख दिया।
इसका मतलब है कि Zn जो है अब पहले बिफोर रिएक्शन ये था, ये देखो, ये आफ्टर रिएक्शन ये है, ये देखो ये है। तो ये समझो ये फेज बाउंड्री हम इसको आमतौर पर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फेज बाउंड्री। ये देखो ये लिखा हुआ है फेज बाउंड्री और फेज चेंज। तो ये लाइन फेज चेंज को, फेज बाउंड्री को जाहिर कर रही है। अब उसके बाद अब देखो एक्वस क्यों लिखा है? क्योंकि ये सॉल्यूशन में आइंस चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रोड था, सॉलिड था, अब सॉल्यूशन में चले गए, अब वाटर सॉल्यूशन है, एक्वस हो गया। हमने यहाँ पे स्ट्रेट लिख। ये लाइन किसको जाहिर कर रही है बच्चों? ये बच्चों सॉल्ट ब्रिज के लिए दो पैरेलल लाइंस जो आप देख रहे हैं वर्टिकल हैं, ये सॉल्ट ब्रिज को जाहिर कर रही हैं। किसको जाहिर कर रही हैं? सॉल्ट ब्रिज को, याद रखिएगा। अब सॉल्ट ब्रिज दो हाफ सेल्स को समझो, ये एक हाफ सेल है जिंक का और ये एक हाफ सेल कॉपर का। दो हाफ सेल मिलते हैं ना, फिर बैटरी बनती है, तो उनके दरमियान में क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, सेकेंड हाफ सेल में, जो जिसमें एक इलेक्ट्रोड है और उसका सॉल्यूशन समझो एक हाफ सेल है। तो जिंक की इलेक्ट्रोड और जिंक का सल्फेट का किसी भी सॉल्ट का सॉल्यूशन ये एक हाफ सेल, कॉपर की इलेक्ट्रोड, कॉपर के किसी भी सॉल्ट का सॉल्यूशन ये एक और इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड एक सॉल्यूशन एक हाफ सेल। ये एक हाफ सेल हो गया कि दोनों हाफ सेल मिले एक बैटरी या सेल बन गया। अब बच्चों इसमें क्या होगा कि ये जो कॉपर के कैटाइंस थे सॉल्यूशन के अंदर, इन्होंने क्या किया? यहां से जिंक के, ये देखो इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट। अब जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन किस सेल में जा रहे हैं? इस हाफ सेल से निकले, सॉल्ट ब्रिज के जरिए नहीं जाएंगे, ये एक्सटर्नल सर्किट होता है उसके जरिए जाते हैं, जो तार या वायर लगी होती है। तो बच्चों ये पहुंचे यहां पर, अब ये इलेक्ट्रोड में मौजूद हैं और यहां से कॉपर के कैटाइंस सॉल्यूशन में वो दो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और कॉपर मेटल में जाएंगे। तो ये बिफोर रिएक्शन, आफ्टर, ये फेज बाउंड्री है कि बिफोर रिएक्शन किस फेज में थे, आफ्टर रिएक्शन किस फेज में चले गए। तो ये जो एरो है ये आपको बता रहा है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो, मतलब कौन सी इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन, कौन से हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और किस में एंटर हो रहे हैं। तो ये होता है सेल रिएक्शन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम Zn और Zn+2 क्यों लिख रहे हैं। भाई पहले वो किस हालत में था और जब हाफ सेल में उसके साथ रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, उसके बाद में वो किस कंडीशन में आ गया। तो यहां पर कॉपर पहले किस कंडीशन में था, अब रिएक्शन के बाद कॉपर की क्या पोजीशन है सेल के अंदर, तो ये हम लिख दिया, ये सेल रिएक्शन कहलाता है। तो इस तरह आप किसी भी सेल रिएक्शन को पढ़ सकते हैं और खुद लिख सकते हैं। रिएक्शन लिख लें पहले और बाद में, पहले और बाद में इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इक्वल हो जाता है, तो वो हम यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटर हो चुका है। चलें अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हमें ये करना है कि मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ और सेल वोल्टेज। हमने सेल की वोल्टेज किस तरह मालूम करनी, अब देखते हैं। ये जो हमने अभी सेल अभी पढ़ा, फॉर जिंक एंड कॉपर सेल एज टोटल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ भी आप इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल वोल्टेज। टोटल सेल की वोल्टेज कैसे कैलकुलेट की जाती है? बहुत आसान है, सिंपल सा फार्मूला। ई नॉट इसको पढ़ते हैं बच्चों, इसको आप उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हो, सेल वोल्टेज कह सकते हो, इसको ईएमएफ इसका कह सकते हो। ईएमएफ जो है ये क्या है, इसका मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक टॉपिक है उसमें पूरा क्लियर करूंगा। बहुत आसान सा है, सिंपल सा, मैं इसमें एनिमेशन बनाई हुई है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम यहाँ टोटल वोल्टेज ई नॉट स्टैंडर्ड कंडीशंस में जब रूम टेम्परेचर 25 है, सॉल्यूशन का प्रेशर जो है वो 1 atm है और मोलरिटी सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोड्स रखी हुई हैं वो कितना है, वो 1 मोलर सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हम जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो हमें ये याद रखना है कि ये एक्चुअली कितनी होगी, कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल। याद रखिएगा कैथोड के अंदर क्या होता है, कैथोड के अंदर होती है रिडक्शन, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं पहले, बाद में एग्जिट होगा वो अलग चीज है, लेकिन पहले वो उसको मिलेंगे, बाद में वो देगा, ऐसे नहीं वो अपने देना शुरू कर। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स को मिले, मानो उसके अंदर रिएक्शन क्या हुआ, रिडक्शन, तो ये पॉजिटिव रिडक्शन है, आपको ये मिलेगा। उसके बाद एनोड पर क्या होगा, आप देखते हैं एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा किसी भी मेटल का, कैथोड पर रिडक्शन होगी किसी भी मेटल की। तो जब उसकी रिडक्शन होगी उस वक्त कितने वोल्ट करंट प्रोड्यूस करेगा,
ये, और जब उसकी ऑक्सीडेशन हुई, इलेक्ट्रॉन लूज किए, तब वो कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है या रिक्वायर्ड है उसको, मतलब ऑक्सीडेशन के दौरान और रिडक्शन के दौरान करंट की क्या कंडीशन है। तो बच्चों यहां पर ये हमें कहां से फैक्ट फिगर मिलते हैं, आपको याद होगा एक आपके पास चार्ट है जिसको आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ये, इस पर भी पूरा डिस्कशन मेरा अलग से मौजूद है, उसमें लिस्ट बनी हुई है पूरे 118 एलिमेंट्स की, उसमें हर एक की वोल्टेज है। ये हाइड्रोजन दरमियान में आता है जिसमें ईसीएस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपकी बुक में चार्ट मौजूद है। तो जो अबव हाइड्रोजन है एलिमेंट्स वो ऑक्सीडाइज होते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। इसको हम अगर रिडक्शन के टर्म में लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे। अगर इसको रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन को हम सेल की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, नेगेटिव रिडक्शन, तो उसके साथ माइनस लगा देते हैं जो भी उनकी पोटेंशियल होती है रिडक्शन की, ऑक्सीडेशन की उसके साथ माइनस साइन लगा दो तो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल हो जाती है। तो हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट जो उनकी तो है ही, उनके अंदर तो होता ही रिडक्शन है, तो उनकी वोल्टेज रिडक्शन की वजह से पॉजिटिव है। अब अगर इसको ऑक्सीडाइज होंगे तो साइन चेंज कर दो, ये जरूरी है, साइन को ध्यान में रखो। अगर कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है तो अगर उसकी वहां नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल ईसीएस में लिखी हुई है और वो रिड्यूस नहीं हो रहा, बल्कि वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है ऑक्सीडाइज। अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखा होगा बच्चों, ऊपर चार्ट में रिडक्शन पोटेंशियल लिखा होता है। तो इसको कर दो उलट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब कैसे करोगे, वोल्टेज वही रहेगी, सिर्फ क्या चेंज करोगे, सिंबल चेंज करोगे। तो ईसीएस में अबव हाइड्रोजन वाले हैं, माइनस में है रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि वो क्या है, वो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं। तो अब इसको हम उलट करते हैं, इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल के बजाय हम उसको किस में लेते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लेते हैं। तो उनका रिडक्शन नेगेटिव क्यों है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इनकी निशानी, इनके सिंबल को चेंज कर दो, उलट कर दो। जो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करके लिखोगे तो प्लस में कर दो। तो यहां पर पहले आप लिखोगे किसका, ए नॉट, किसका लिखोगे, कॉपर का, क्योंकि रिडक्शन कहां हुई थी, कॉपर पे। तो कॉपर की, क्योंकि वो तो हुआ ही रिड्यूस है ना, तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल जो चार्ट में मौजूद है जैसे भी है, रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हमने उसको लिखा 0.34 वोल्ट्स में कॉपर के। अब प्लस, अब किसके लिखनी है, एनोड के। एनोड पे क्या था, जिंक था, लेकिन वो रिड्यूस तो नहीं हुआ ना, उसमें उसकी रिडक्शन पोटेंशियल तो नहीं है, वो तो ऑक्सीडाइज हुआ था। उसकी रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में। तो बच्चों इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कैसे लिखेंगे, बस उसके सिंबल को चेंज कर देंगे। सिंबल कौन सा था, पहले माइनस में था, अब किस में हो जाएगा, प्लस में। बच्चों दोनों की वैल्यूज को आपस में, यहाँ पे चूंकि ये दोनों प्लस में हो गई तो अब इनको हमने प्लस किया तो हमें क्या मिला, 1.10 वोल्ट्स मिल गया। तो ये था टोटल। अब ये सेल के इसकी स्टैंडर्ड जो बैटरी बनाएंगे 1 मोलर सॉल्यूशंस की, उसके वोल्टेज कितनी मिलेगी हमें, 1.10 वोल्ट्स मिलेगी। तो इस तरह आप ईएमएफ कर सकते हो, यानी कैथोड की पोटेंशियल और एनोड की। एनोड अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसकी पोटेंशियल का सिंबल जो भी है, रिडक्शन ईसीएस में जो भी है, बस उसका सिंबल उलट कर दो वोल्टेज का। इसका नहीं करोगे, जिसका रिडक्शन जो खुद रिड्यूस हो रहा है तो है ही रिडक्शन, जो रिड्यूस हो रहा है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। चलिए अब आगे नेक्स्ट में हम मूव करते हैं। ये है गैल्वानिक सेल का पूरा स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख सकते हैं जिंक मेटल की शक्ल में, ये जिंक एनोड है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, इसमें सारे जिंक के एटम मौजूद हैं। इनमें से हर एक एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा और उसके बाद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो जिंक के टाइम्स में बाद में चेंज होगा। यहाँ पर आपको ये देखेंगे उसमें एनिमेशन में। फिर बच्चों यहाँ वोल्ट मीटर लगाया जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जिंक लूज करेगा, ये पूरा हाफ सेल है जिसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है 1 मोलर, टेम्परेचर 25, 1 atm प्रेशर। जिंक मेटालिक एनोड है क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन होगी। और उसके बाद बच्चों ये नेक्स्ट हाफ सेल है, किसका है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिसके अंदर कॉपर मेटल की प्लेट रखी गई है जो कि कैथोड का काम, कॉपर कैथोड। और ये कॉपर का 1 मोलर सॉल्यूशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 atm प्रेशर। दरमियान में आप देख रहे हैं इन दोनों सेल्स को कनेक्ट करने के लिए हमने एक्सटर्नल सर्किट, एक वायर लगाई हुई है, इसको एक्सटर्नल सर्किट कहा जाता है।
जो दो इलेक्ट्रोड्स को सॉल्यूशन के बाहर कनेक्ट करता है, जिससे करंट फ्लो करके एनोड से कैथोड या कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है। यहाँ दरमियान में वोल्ट मीटर लगाएंगे जो हमें ये बताएगा कि आया सेल के अंदर रिएक्शन चल रहा है और ये गैल्वानिक सेल जो है या वोल्टेज सेल जो है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वोल्ट मीटर की आमतौर पर हमें रीडिंग बताएगी कितनी वोल्टेज हमें यहाँ सेल से मिल रही है। दूसरा बच्चों यहाँ देखोगे सॉल्ट ब्रिज मौजूद है। सॉल्ट ब्रिज क्या है? ये असल में सॉल्ट्स होते हैं, आमतौर पर इलेक्ट्रोलाइटिक जेली होती है, सॉल्यूशन बना हुआ होता है पोटेशियम सल्फेट का, पोटेशियम क्रोमेट का, पोटेशियम क्लोराइड का, जो कि एक तो सर्किट को कंप्लीट करता है। कैसे कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस जो हैं, इस सॉल्यूशन में कॉपर और सल्फेट के, कॉपर के आयंस जब यहाँ रिड्यूस हो जाएंगे तो पॉजिटिव आयंस कम हो जाएंगे। ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ पॉजिटिव आयंस देगा ताकि यहाँ सॉल्यूशन जो है उसके अंदर केटाइन और एनाइन न्यूट्रल इक्वल रहें, ताकि सॉल्यूशन न्यूट्रल रहे। यहाँ पर चूंकि जिंक मेटल के आयंस यहाँ पर आयोनाइज होने के बाद प्रोड्यूस हो जाएंगे, मेटालिक आयंस होंगे, तो यहाँ मेटालिक आयंस पॉजिटिव आयंस आ गए तो यहाँ पॉजिटिव आयंस बढ़ जाएंगे। अब नेगेटिव आयन चाहिए तो क्लोराइड यहाँ पर मूव करेगा। तो हम इसको दोबारा देखते हैं कि ये सॉल्यूशन ये अब किस तरह काम करेगा। तो सबसे पहले बच्चों आप जैसे ही इसमें देखेंगे तो फर्स्ट रिएक्शन हमारा कहाँ से शुरू होगा? आप यहाँ पर सबसे पहले ये होगा कि जिंक के जो इलेक्ट्रोड है, इसमें जिंक का मेटल है, अब इसने सॉल्यूशन के अंदर क्या किया? दो इलेक्ट्रॉन लूज किए। ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जिंक जो है ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद किस में चेंज हो गया? जिंक कैटाइन में चेंज हो गया। जो दो इलेक्ट्रॉन यहां पर इसने लूज किए, अब ये देखो कि ये किस तरफ मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मूव करके पहुंचते हैं कॉपर कैथोड के पास, और कॉपर कैथोड से ये किसके अंदर इन होते हैं? कॉपर के कैटाइंस को। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचते हैं, कॉपर का कैटाइन पहुंच जाता है, उसको ये दो इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं और कॉपर किस में चेंज हो जाता है? कॉपर चेंज हो जाता है मेटल में, और फिर ये यहां पर इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब ये था टोटल। अब देखते हैं बच्चों कि यहां पर जिंक का कैटाइन आ गया, तो यहां इजाफी आयन कौन से हो गए? पॉजिटिव। सॉल्यूशन के अंदर तो जिंक सल्फेट है, लेकिन यहां अब कैटाइन आ गए। क्या इसके लिए एक्स्ट्रा सल्फेट पड़ा हुआ है? नहीं, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन तो पूरे थे, सॉल्यूशन न्यूट्रल था। लिहाजा अब सॉल्यूशन अगर न्यूट्रल होगा तब हमें ये इलेक्ट्रोलाइटिक करंट यहां से मिलता रहेगा वोल्ट मीटर पे। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, तो फिर ये सेल रिएक्शन रुक जाएगा। तो यहाँ पर जिंक के कैटाइंस आ गए, लेकिन यहाँ इनको अब न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए नेगेटिव आयंस। तो ये कौन प्रोड्यूस करेगा? ये सॉल्ट ब्रिज प्रोड्यूस करेगी। और दूसरा, अब यहाँ पर आपने देखा कौन से आयंस थे? कॉपर के पॉजिटिव आयंस। तो ये तो ऑक्सीजन, ये क्या हो गए? रिड्यूस हो गए। अब यहाँ कॉपर मेटल में चेंज हो गया, यहाँ डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ कौन से आयंस की कमी हो गई? पॉजिटिव आयंस की। तो यहाँ पर कौन से आयंस आएंगे? पोटेशियम के पॉजिटिव आयंस आएंगे, ताकि ये जो कॉटन प्लग लगा होता है जेली के, ये आमतौर पर आप इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, इस सर्किट को इस तरह कंप्लीट करता है। अब देखते हैं कैसे कंप्लीट करता है। देखो यहाँ कॉपर के कैटाइंस थे, वो खत्म हो गए, कैटाइंस की कमी हो गई दो पॉजिटिव चार्जेस की, तो यहाँ पोटेशियम पहुंच गया। और इस तरह आप देखो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया, ये यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। अब देखते हैं जिंक के पास क्या कर रहा है। जिंक एक्स्ट्रा आ चुका है, इसको देखते हैं कि क्या मिलता है। क्लोराइड पहुंच गए, जिन्होंने क्या कर दिया? पूरा रिएक्शन कंप्लीट कर दिया। अब देखो सॉल्यूशन क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो इस तरह बच्चों ये एक सॉल्यूशन का पूरा अमल चलता है और ये गैल्वानिक सेल काम करता है।